इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे समय के बाद आया। वैसे तो हमारा यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने नारे लगाकर स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, गोपाल जी का जहां तक प्रश्न है, गोपाल जी आपके विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी ईमानदारी के साथ मंत्री पद के दायित्व का भी उन्होंने निर्वहन किया है। अब गोपाल जी ने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया, कितना नहीं किया, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि यहां काम बटा नहीं है। चाहे काम के लिए कोई भी प्रयास करे, चाहे हम करें चाहे वो करें, हमने भी जिसके लिए प्रयास किया वह काम भी यदि माना जाना चाहिए किसी का, तो गोपाल जी टंडन का ही काम माना जाना चाहिए। क्योंकि हर काम में बराबर सहयोग किया है। क्योंकि हमारे पास इतना समय रहता नहीं उसकी मैं देख रेख कर सकूं, निगरानी कर सकूं, लेकिन बराबर पूर्ण मनोयोग के साथ गोपाल जी टंडन ने उन सारे कामों को पूरा कराने में पूरी तरह से सहयोग किया। आप हो सकता है विधायक होने के नाते आप ये कहें गोपाल जी ने यह काम तो कर दिया लेकिन यह काम नहीं किया, यह काम कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यह सब सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस पूर्वी क्षेत्र के बहनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आपके गोपाल टंडन के ऊपर कोई भी व्यक्ति, केवल लखनऊ का नहीं, उत्तर प्रदेश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि आपके विधायक के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग है। अरे काम कितना हुआ क्या नहीं हुआ है तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम गोपाल जी से मिलते हैं तो गोपाल जी तो कम से कम मुस्कुरा के बात करते हैं, प्लीजेंट चेहरा तो है। चाहे कोई कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, यह गारंटी नहीं कर सकता है कि वो सभी की समस्याओं का समाधान कर देगा, यह आवश्यक नहीं है। ईमानदारी से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, इसके लिए मैं गोपाल जी टंडन की अपनी तरफ से भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। किसी से कभी कोई कड़वी बात नहीं कही, मुस्कुरा कर बात की है। इंसान कम से कम ऐसा होना चाहिए, काम हो अथवा न हो तो अलग की बात है, कम से कम उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको लगना तो चाहिए कि हम उपेक्षित नहीं हुए हैं। और गोपाल जी ने बखूबी इसका निर्वाह किया है। और बहनों भाइयों, लखनऊ में कितना काम हुआ है नहीं हुआ है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं उसकी चर्चा करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ, मैं इसलिए यहां पर खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहा है, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए। सर्वे करने वाली 2 बहुत प्रमुख एजेंसियों ने कहा है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के मतदान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कमोवेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर की 2017 में हमको विजय प्राप्त। इतनी बात पक्की है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
और मैं इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में भारतवासियों के भरोसे को तोड़ेगी नहीं। राजनाथ सिंह कुछ कहें, हो सकता है कि ना हो, गोपाल जी कहें, कुछ हो सकता है ना हो, सतपाल महाराज कहें, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी यदि कुछ कहती है वो होकर रहेगा बहनों भाइयों। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आजाद भारत में नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा हुआ। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जहां पर मैं खड़े होकर इस समय भाषण कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, 2014 का हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको भी मंगा लीजिए, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। 2019 का भी हमारा जो घोषणा पत्र है, जो हमने वादे किए हैं, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए तो मंगवा लीजिए। 2017 में भी जो हमने वादे किए थे उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहनों भाइयों, जो जो हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसे पूरा किया है। 2014 में जिस समय पार्टी का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 2019 में भी मोदी जी ने कहा बेहतर यह होगा कि चुनावी घोषणा पत्र बनवाने का काम राजनाथ जी स्वयं देखें। उसको भी मैं नहीं देखा। एक मामला फंसा कि इसको चुनावी घोषणा पत्र में डाला जाए कि न डाला जाए। मोदी जी को मैंने कहा प्रधानमंत्री आप हैं, बतलाइए संभव है कि नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि राजनाथ जी डंके की चोट पर इसे घोषणा पत्र में डाल सकते हैं, और उन्होंने डाल दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारतीय मूल के थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। हम लोगों ने कहा जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिलेगा हम एक ऐसा नागरिकता का कानून पास करेंगे कि चाहे पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा अथवा बांग्लादेश होगा, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी भारत के मूल निवासी हो, यदि वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और वो भारत आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेते हैं तो ससम्मान उन्हें हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था नागरिकता का कानून बनना चाहिए, और भारत का गृह मंत्री रहते हुए मैंने स्वयं नागरिकता का कानून बनाया था। लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। बाद में हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी अमित शाह जी ने उसे राज्यसभा में भी अपने गृह मंत्री बनने के बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास कराया। हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया। कहा था ना 84 में ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भगवान राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज अयोध्या की धरती पर आप देख सकते हैं क्या होगा। बहनों भाइयों, मैं यह भी
यही बतलाना चाहता हूं, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। न्यायालय का जो फैसला हुआ है उस फैसले को हम लोगों ने माना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करके सरकार नहीं बनाना चाहती। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भारत का मूल निवासी है, हम सबको अपना भाई भाई मानते हैं। बहनों भाइयों, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। मुझे क्षमा करिएगा, भारत, ए भाई हमको बोलने दीजिए, नारा लगाओ, क्या बोलेंगे। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने क्या संदेश दिया है? भारतीय संस्कृति का वह श्रेष्ठ संदेश। दुनिया का इकलौता देश है यह भारत, जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी देश की धरती से गया है तो वह हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। बहनों भाई, भारत की संस्कृति से हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। विडंबना रही आजाद भारत में सरकार बनाने के लिए कभी कभी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, जहां जो जरूरत पड़ी, जात पात का रास्ता इन राजनीतिक पार्टियों ने अपनाया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, तो बसपा, तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लिया, आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बहनों भाइयों, हमारी नीति साफ है, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारी पॉलिसी है। हम समाज को बांटकर हम सरकार नहीं बनाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीति पार्टी है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कौन इस सच्चाई को नकारेगा? कौन इस सच्चाई को नकारेगा? जब से मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, बहनों भाइयों, भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की हैसियत बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के सामने भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। भारत की हैसियत सारी दुनिया में बढ़ी है। कौन इस सच्चाई को नकारेगा? जब मैं भारत का गृह मंत्री था 2017 में, मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान से आकर कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों पर कायराना हमला करके कई जवानों को मार डाला, कई जवान हमारे शहीद हुए। मैं वह दिन भूल नहीं सकता। गृह मंत्री होते हुए उन शहीद सुरक्षा के जवानों को मुझे स्वयं कंधा देना पड़ा। लेकिन मैं कहूंगा अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ बैठे, 2-3 लोगों के साथ 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद हमारे सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल। हमने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी मार सकते हैं।
बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, भारत माता का मस्तक हम किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। तकलीफ तब होती है कि संसद में खड़े होकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अनाप शनाप बयान देते हैं, कहते हैं कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई। मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं से कहना चाहता हूं, वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं, जरा इन्हें समझाइए। शायद इन्हें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी नहीं है, और न हो, लेकिन कम से कम आजाद भारत के इतिहास की तो जानकारी होनी चाहिए। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, राहुल जी, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मोदी जी ने नहीं कराई है। सक्सगाम घाटी, जिस पर कि पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा था, अनअथराइज्ड कब्जा था, पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। बहनों भाइयों, उस समय भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई था तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। इतना ही नहीं भाई तंत्रों, इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे जो बना, वो भी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का ही परिणाम रहा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बना तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। बहनों भाइयों, यदि मैं पंडित नेहरू जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्रियों की आलोचना कर रहा हूं। मैं मानकर चलता हूं, प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वो संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र की सेहत ठीक रह पाती है। और आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं की है। मैं तथ्यों पर आधारित बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगर राहुल जी बोल गए बिना पढ़े, बिना जानकारी के, और यहां तक गलवान घाटी में उन्होंने कहा, लद्दाख में, जबकि मैं स्वयं रक्षा मंत्री हूं, हकीकत जानता हूं। उन्होंने कहा गलवान घाटी में, लद्दाख में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें भारत के बहुत ज्यादा जवान मारे गए और चीन के 3-4। बहनों भाइयों, उसी समय ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने जानकारी हासिल करके ऑस्ट्रेलिया से निकलने वाले एक अखबार जिसका नाम क्लेक्सॉन है, KLEXON, उस अखबार में लिखा कि मैंने तह तक जाकर जो जानकारी हासिल की है, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए हैं। बहनों भाइयों, ये उस क्लेक्सॉन अखबार ने लिखा।